अस्सलामुअलैकुम क्लास। दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग डीजे स्किन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि भाई मैंने सेकंड ईयर मैथ्स के तमाम एमसीक्यूज चैप्टर वाइज अपलोड करे हुए हैं। लास्ट ईयर के कॉलेजेस के पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं, इस ईयर के कॉलेजेस के पेपर भी अब आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो भाई अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मैथ्स का पेपर हो तो लाजमी तौर पर मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, डेट इज 0303 2785025। तो आपके पास अगर कोई इंपॉर्टेंट आपके गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर है मुझसे लाजमी तो पे शेयर करिएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए देखते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज डीजे का पेपर क्या कह रहा है। डीजे के पेपर वैसे ज्यादातर मुश्किल होते हैं और बड़े मजे के होते हैं, और पेपर में आने के चांसेस निस्बतन कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस के, क्योंकि डीजे के कॉलेज के पेपर याद रखिएगा हमेशा मुश्किल पेपर होते हैं किसी और कॉलेज के मुकाबले में। तो आइए जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए डीजे साइंस कॉलेज का पेपर हमसे क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यूज, बड़े मजे का एमसीक्यूज है भाई। कहता है लेट ए कॉमा बी approaches to real numbers, let a comma b belongs to real number where a is lesser than b, then set close brackets है a comma b is equal to x approaches to real number where a is lesser than equal to x and x is lesser than equal to b is the function from a to b relation from a to b open interval close interval। भाई देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर a कॉमा b एक चीज गिवन है, सेट गिवन है। मेरे प्यारे शागिर्दों, ये आपको क्या चीज गिवन है भाई, ये कैसा इंटरवल होता है? इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भाई ये क्लोज इंटरवल होता है। क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज भी काउंट होती हैं और बीच की वैल्यूज भी काउंट हो रही होती है। उसको हम क्या कहते हैं? मैथ्स के अंदर क्लोज इंटरवल कह रहे होते हैं। और क्लोज इंटरवल को एक और तरीके से लिखने का तरीकेकार क्या होता है? ए लेसर देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेसर देन इक्वल टू बी। इसको लिखने का तरीकेकार होता है क्लोज इंटरवल को। तो भाई ये क्या चीज डिनोट कर रहा है? क्लोज इंटरवल को डिनोट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लोज इंटरवल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू। मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, मैं दो तरीके से सॉल्व करवा सकता हूँ ये क्वेश्चन। पहला तरीका सबसे निस्बतन आसान होता है कि भाई जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको जहां जहां फंक्शन आ रहा है उसमें प्लॉट करके चेक कर लो। तो भाई क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय जीरो। इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 1/0 के। तो एक्स की जगह पे आपने 1/0 को प्लॉट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आपको गिवन है लिमिट अप्रोच कर रही है, एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स के अंदर आपने इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दी। तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक से ज्यादा टर्म अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, मल्टीप्लाई पलटी खा के लिखी जाती है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और जीरो चूंकि परफेक्ट आंसर होता है तो हमारा आंसर क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। एक और तरीका जिसपे आप सॉल्व कर सकते थे वो ये था कि भाई अब ऊपर और नीचे चेक करते हैं एक्स की वैल्यूज एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है। ऊपर कोई भी नहीं है तो ऊपर एक्स की पावर जीरो हो जाती, और नीचे चूंकि एग्जिस्ट कर रही है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता? 1 होता। तो जीरो डिवाइडेड बाय 1, सिंपल तरीके से अगेन जीरो ही आता। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखो मैंने क्या कहा था, डीजे का जो पेपर होता है निस्बतन हार्ड पेपर होता है। तो भाई ये जो एमसीक्यूज है बेसिकली एप्टीट्यूड का एमसीक्यूज होता है कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारे पास मैथ्स के अंदर जब लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है परपेंडिकुलर फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म का। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? परपेंडिकुलर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा बराबर होता है पी के। एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा बराबर होता है किसके? पी के। देखो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है 150, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स का एक्स एज इट इज, कॉस का कॉस 150 का 150 प्लस का वाई एज इट इज। साइन की वैल्यू क्या है? अगेन वो भी अल्फा की वैल्यू गिवन है 150, तो साइन 150 बन गया। इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? पी का पी। पी की वैल्यू वो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2 का 3/2। अच्छा भाई कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर के अंदर सिंपल तरीके से जरा cos 150 निकाल लो। cos 150 किसके बराबर होगा मेरा बेटा? cos 150 बराबर होता है माइनस का रूट 3 डिवाइड बाय 2 के। तो क्या बन गया? x इंटू माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय साइन 50। साइन 50 की वैल्यू क्या होती है? साइन 50 होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के। इक्वल टू के बाद 3/2 का 3/2। यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो नीचे वाले 2 दोनों तरफ का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा √3x। भाई तमाम वैल्यूज को, नेगेटिव के √3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का वाई दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव वाई बन जाएगा, और प्लस का 3 एज इट इज का एज इट इज। सिंपल तरीके से आंसर हमारे पास ये आ रहा होगा इक्वेशन का।
तो भी आपसे एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मांग रहा था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जब यहाँ पे आपको पॉइंट पी की वैल्यू गिवन थी 3/2, पी की वैल्यू गिवन थी 3/2 और अल्फा की वैल्यू गिवन थी 150 डिग्री। तो भाई सिंपल तरीके से आपने क्या करना है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला कहलाता है नॉर्मल लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का सिंपल सा परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। उसका फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। आपने सिंपल वैल्यूज को प्लेस कर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि इन अ ट्राइंगल अ लाइन दैट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज डैश। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कह रहा है इन अ ट्राइंगल लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स। भाई बेसिक एमसीक्यूज आ रहा है यार, थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल लिखी हुई, मुश्किल बात थोड़ी है मेरे प्यारे शागिर्दों। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ऊपर अगर अपोजिट साइड से उसके मिड पॉइंट से एक लाइन आपके अपोजिट वर्टेक्स को क्या करे, ज्वाइन करे, तो ये क्या कहलाएगा, जाहिर सी बात है मीडियन बन जाता है। क्या कह रहा है एग्जामिनर, अ लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। है ना, मीडियन बन गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, अ लाइन व्हिच पासेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस L1 L2 वेयर k is the constant is called dash। मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी दो लाइंस के इंटरसेक्शन, जो तीसरी लाइन जो पास करती है उसके फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है L1 प्लस का KL2 इक्वल टू 0। अगर मैं प्लस का KL2 को दूसरी तरफ भेज दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L1 इज इक्वल टू नेगेटिव का KL2। भाई देखो यहाँ पे हमारे पास L2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो L1 डिवाइडेड बाय L2 किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ K के। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ K। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है भाई, देखो नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहते हैं द कंबाइंड इक्वेशन 9x² प्लस का 20 माइनस का 24x5 प्लस का 16y² इक्वल टू 0 ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दोज आर डैश रियल एंड डिस्टेंस रियल एंड परपेंडिकुलर रियल एंड कोइंसिडेंट इमेजिनरी। भाई कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, होमोजीनियस इक्वेशन आपको क्या गिवन है, ये गिवन है 9x² माइनस का 24xy प्लस का 16y² इक्वल टू 0। इसको सिंपल तरीके से ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² इक्वल टू 0। देखो a के सामने क्या है, a के सामने है 9, तो a की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास सिंपल तरीके से 9 के बराबर आ गई। b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16 के बराबर आ गई। और 2h के सामने क्या है, 24, तो 2h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 24 के, तो 2 1 2 12 24, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 12 के बराबर। अब आपको क्या सॉल्व करना है कि भाई ये लाइंस कैसी हैं, अब आपको इस चीज को चेक करना है कि आया ये लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड परपेंडिकुलर है, क्या है। कैसे चेक करेंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंपल तरीके से पहले फॉर्मूला यूज करके चेक कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होगा कि भाई d इज इक्वल टू h² माइनस का ab। तो भाई h² क्या बन जाएगा, 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस का ab, a इज 9 एंड b इज 16। तो 9 इंटू 16 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 9 इंटू 16 हमारे पास सिंपल तरीके से 144 होगा। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 144 माइनस 144 की, क्योंकि 9 इंटू 16 144 होगा, तो 144 माइनस 144 क्या होगा, 0 हो गया। तो d की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल और कोइंसिडेंट है। लाइन कैसी है हमारे पास, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कैन बी द करेक्ट आंसर। बट इसको एक और तरीके से भी चेक कर लेते हैं, क्या a प्लस बी की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं, मुझे साफ दिख रहा है a प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, रियल एंड कोइंसिडेंट वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो नहीं सकता हमारा इमेजनरी, और ऑप्शन सी रियल और परपेंडिकुलर है नहीं। तो रियल और कोइंसिडेंट हमारा आंसर होगा। क्यों रियल और कोइंसिडेंट हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू सॉल्व करने पे किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं डेरिवेटिव। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई देखो डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स पे कैसे अप्लाई होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मगर मजे का कॉन्सेप्ट है। कि भाई अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स दोनों का डेरिवेटिव लेना है, तो भाई डेरिवेटिव पहले इस टर्म पे अप्लाई होगा, तो इसका ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स। फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का साइन एक्स। सिंपल तरीके से आगे क्या होगा, माइनस का माइनस एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सेम पैटर्न के ऊपर कि भाई सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूले का पावर पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, और फिर बेस का डेरिवेटिव साइनस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करके लिख दूं तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स इधर भी, और इधर भी क्या बन गया, माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो अगर मैं गौर से देखूं इस चीज को, तो मेरे पास बेसिकली यही चीज तो फॉर्म हो रही है कि भाई यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एक तरीके से, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन गया नेगेटिव का sin 2x
आगे नेगेटिव का साइन 2x, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 sin 2x हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी नहीं गिवन। इसका मतलब ऑप्शन हमारे क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। एक पैटर्न तो हमारा ये आ रहा है, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता हाफ कॉस 2x के बराबर, हाफ साइन 2x ये मेरा ऑप्शन होना चाहिए था, बट इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ब्लंडर मारा हुआ है, उन्होंने बड़ा भंडा मारा हुआ है। ऑप्शन इनका गलत गिवन है, नेगेटिव का 2 sin 2x हमारा करेक्ट आंसर होता। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन हमारे इररिलेवेंट है, गलत गिवन है। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है भैया, क्या मसले की बात है इसके अंदर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई अगर आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा मजे का है। कहता है कि भाई 2 into e⁻³ का 4b, यानी कि देखो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना, डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास 2 into e⁻³ के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। हालांकि इसका सिंपल आंसर क्या है, 0, क्योंकि 2b एक कांस्टेंट टर्म है और e की पावर में क्या है 3a+4b। a इज अ कांस्टेंट टर्म, b इज अ कांस्टेंट टर्म। रिमेंबर दिस थिंग कि भाई फंक्शन x होता है, y होता है, z होता है। अगर a या b फंक्शन होगा तो क्वेश्चन में हमेशा एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि a और b या c ये यूनिवर्सली कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली क्या होगा, हमारे पास 0 के बराबर होगा। बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर लगा के बैठे होंगे, ये आंसर लगा के बैठे होंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू आंसर होगी। हालांकि उन्हें थोड़ा सा अकल से अगर काम लेते हैं उन्हें बात मालूम होती है कि भाई 3a+4b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f इफ y³ इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिड रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके चेक कर लेता हूँ। एग्जामिनर कहना है क्या चाह रहा है, y³ इज इक्वल टू 2/x एट 1/√3, मैं इस क्वेश्चन को तरीके से लिख देता हूँ। भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये दिया कि अगर y³ की वैल्यू बराबर है किसके, 2/x के, और आपको एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट के अंदर एक वैल्यू गिवन है 1/√3 और दूसरी वैल्यू गिवन है √2। ये x और y की वैल्यू आ गई, पॉइंट गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नो इशू भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब क्या है कि भाई हमें सिंपल तरीके से अगर dy/dx के ऊपर मैं जाता हूँ तो dy/dx किसके बराबर होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x के बराबर होगा, है ना भाई। अब देखो मुझे यहाँ पे y³ की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 2x के बराबर। तो आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज $1 बिलियन क्वेश्चन। भाई डीजे कॉलेज का पेपर है तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमें देखने पड़ेंगे। मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। इक्वेशन आपके पास गिवन है y³ इज इक्वल टू 2/x। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके भाई देखो रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम सबको ये बात मालूम है कि भैया रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल तरीके से dy/dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो हमें एग्जामिनर कह रहे हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x की वैल्यू निकालो, जो कि हमें मालूम है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बराबर होती है dy/dx के। हमें ये इक्वेशन गिवन है और साथ में एग्जामिनर ने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है 1/√3, ये पॉइंट गिवन है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, सिंपल तरीके से सबसे पहले आप dy/dx निकाल लो। dy/dx कैसे निकालोगे भाई, इस टर्म का डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव का पावर, डेरिवेटिव सिंपल तरीके दो तरफ अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा 3y² इंटू dy/dx का dy/dx एज इट इज। और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे भाई, देखो 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ऊपर वाला 2 एज इट इज, ये जो नीचे वाला x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से नेगेटिव का x²। ऐसा क्यों हुआ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर देखो भाई, अगर कभी भी आपके पास 1/x लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1। इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव क्या कहते हैं, पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। पावर फॉर्मूला का मतलब क्या, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो ऑब्वियसली 1 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1/x²। तो याद रखिएगा 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, कभी भी डिवीजन के अंदर टर्म आ रही है तो डेरिवेटिव सिंपल तरीके से नेगेटिव के साइन के साथ एक टर्म का इजाफा हो जाता है। तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 2/x²। अब आपको अगर dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव का 2 एज इट इज का एज इट इज, ये 3y² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके x² से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू 3y²। तो ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई। क्लियर है भैया, अब इसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे भैया, अब जरा गौर से देखो, इस वैल्यू को उठा के आपने सिंपल यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो हमारे पास चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x की वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव का 2 एज इट इज का एज इट इज, आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट गिवन है 1/√3, √2। तो जहां पे x आ रहा है, x की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3। तो भाई x² है, तो x² का मतलब क्या है, x जो स्क्वायर है 1 पे भी अप्लाई होगा, √3 पे भी अप्लाई होगा, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिंपल ये 1/3 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 का 3 एज इट इज। और y² की वैल्यू क्या है भाई, y² की आपको y की वैल्यू
वैल्यू गिवन है √2, तो वाई स्क्वायर के ऊपर भी जब रूट डालूंगा तो जाहिर सी बात है रूट उड़ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप इसलिए शो नहीं करना चाह रही हूँ, मेरे पास जगह कम है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल 2 बचेगा। तो भाई इस 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। आंसर क्या आ जाएगा, -1। चेक कर लीजिए, -1 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लो। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उठा उठा के डीजे वाले दे रहे होते हैं, तो भाई डीजे का पेपर होता बड़ा मजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहते हैं फॉर अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 देन द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए हमसे क्या कह रहा है। कहते हैं फॉर अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 देन द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका आपको सिखाता हूँ। आपको सिंपल तरीके से एक कर्व की इक्वेशन गिवन दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस कर्व का जो टेंजेंट है उसके पैरेलल के ऊपर जो लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही है वो जिस पॉइंट से गुजर रही है, बताओ कौन सा पॉइंट होगा। भाई सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, चारों को बारी बारी इस इक्वेशन में प्लॉट करो, जिसके ऊपर वो पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब वो पॉइंट आंसर है। क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है, फॉर अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 देन द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जो टेंजेंट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। भाई जाहिर सी बात है टेंजेंट लाइन जो होती है वो हमेशा कर्व के पास आउट हो रही होती है। एक ऐसा पॉइंट होता है टेंजेंट का और कर्व का जो आपस के अंदर मिल मिलाप का होता है, जहां पे वो लाइन और टेंजेंट आपस में मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सही है ना भाई। तो आप बारी बारी इन तीनों ऑप्शंस को प्लॉट करो, जिस ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो जाए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाय द वे ऑप्शन नंबर सी आई गेस विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं भैया। देखो अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं, क्योंकि x कॉमा y है ना, x 1 है y 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 इंटू 1 2 प्लस का 3, तो माइनस का 2 1 माइनस का 2 क्या होगा, जाहिर सी बात है माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 3 ऑब्वियसली प्लस का 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 वेरीफाई हो गया। और किसी ऑप्शन में वेरीफाई नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स। भाई इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स ऐसा कैसे हो सकता है कि डीजे क्वेश्चन ना पूछे। अगेन ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल तरीके से आपने क्या करना होता है, इस क्वेश्चन के अंदर एल एन एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, तो हम सिंपल तरीके से बाय यूजिंग दी मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, दैट इज बाय पार्ट्स कॉन्सेप्ट। आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन डीजे ना पूछे और ये क्वेश्चन पेपर में ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। याद रखिएगा एल एन एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस प्लस के सी के बराबर होती है। भाई ये बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कैसे, कि इंटीग्रेशन एल एन एक्स का एल एन एक्स एक फंक्शन आप कंसीडर कर लोगे 1 के बराबर, सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई कर दो। जब फॉर्मुला अप्लाई करोगे u इंटू वी का, क्या कहता है u इंटू वी का फॉर्मुला, u वाली टर्म को एडिट लिखोगे। u वाली टर्म क्या है यहाँ पे, एल एन एक्स का क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मुला एग्जिस्ट नहीं करता, उसको u वाली टर्म कह देंगे। सही है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन अप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रेशन लोगे डेरिवेटिव लोगे एल एन एक्स वाली टर्म के ऊपर, तो डेरिवेटिव क्या होगा एल एन एक्स का 1/x होगा। इंटीग्रेशन लोगे 1 वाली टर्म के ऊपर जो कि x के बराबर आ जाएगी dx का, dx तो x से x कट गया, कैंसिल आउट होकर इंटीग्रेशन 1 की क्या हो जाएगी x हो जाएगी। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एल एन एक्स माइनस का x प्लस का c के बराबर। सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं 2 sin x cos x की इंटीग्रेशन। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताओ 2 sin x cos x के ऊपर। अच्छा भाई इसको सॉल्व करवा देता हूं। इंटीग्रेशन कह रहे हैं 2 sin x cos x के ऊपर। भाई 2 sin x cos x का मतलब क्या है, भाई 2 sin x cos x के मायने ये होते हैं sin 2x। मैथ्स के अंदर आपके पास डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 sin x cos x किसके बराबर होगा, sin 2x के बराबर होगा। तो भाई sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x की इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर होगी, मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि भैया आपके पास फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अब चूंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, बाहर मौजूद नहीं है, तो पहले आप लेकर आओगे। सिंपल तरीके से 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2x इंटू 2 इंटू dx। अब आप फाइनली इंटीग्रेशन के ऊपर साइन का फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हो, तो हाफ का हाफ एज इट इज। sin 2x के लिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होगा नेगेटिव का cos 2x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, या फिर आसान भाषा में नेगेटिव का हाफ इंटू cos 2x। तो चेक कर लीजिए, नेगेटिव का हाफ इंटू cos 2x, ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पेपर के सारे एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई द जनरल इक्वेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू के बाद x डिवाइडेड बाय y।
dy बाई dx इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, इसकी जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना भाई। dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू dx, दोनों तरफ अब आप इंटीग्रेशन के साइंस को अप्लाई कर दो। भाई इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इधर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टू से टू कट गया। इंटीग्रेशन का जब साइन रिमूव होता है तो आपकी चॉइस होती है किसी भी साइड के ऊपर आप सी यूज कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे सी यूज कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का सी, या फिर इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, कोई ये ऑप्शन आ रहा है? नहीं, ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मगर उसको थोड़ा तरीके से लिखा हुआ है। कैसे? कि इन्होंने सी जो है ना इस साइड पे अप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन को रिमूव करने के बाद सी को इधर अप्लाई कर देता तो क्या बन जाता, ये बन जाता वाई स्क्वायर प्लस का सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना भाई। तो प्लस का वाई स्क्वायर जब वहां पे जाता तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद सी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा कहने का मकसद ये है कि भाई देखो यहाँ पे आपके पास जो सी है ना, इन्होंने राइट हैंड साइड के ऊपर सी को अप्लाई करके आपके पास जो इक्वेशन बना दी वो बना दी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। कोई मसले की बात नहीं, ये भी करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इट इज अ बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन। क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल हैविंग दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन। अब जरा बात को समझिएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी अगर आपके पास दो पर्टिकुलर सर्कल्स के दरमियान लेंथ ऑफ द टेंजेंट को फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाए, हमने एक सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, सबको आता है, मगर ये एप्टीट्यूड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी दो सर्कल के दरमियान अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने आ जाए, यानी कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल 1 टू अ सर्कल 2, तो याद रखिएगा इसको निकालने का एक बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर q माइनस का p। यहाँ पे q क्या होता है, q हमारे पास होता है सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट माइनस का साइन, और p क्या होता है फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू। देखो यहाँ पे जो 5 है ये सेकंड सर्कल का कांस्टेंट है, ये क्या है हमारे पास q है, और p क्या होगा आपके पास फर्स्ट सर्कल का कांस्टेंट जो कि p है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 5 माइनस का साइन फॉर्मूले का, p की वैल्यू -4 है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा √9, √9 बराबर होगा किसके, 3 के। तो आंसर क्या होगा 3 के। रिमेंबर दिस थिंग, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल हैविंग दिस इक्वेशन टू अ दिस इक्वेशन, यानी कि दो सर्कल्स की इक्वेशन के दरमियान अगर लेंथ ऑफ अ टेंजेंट निकालनी हो तो हमेशा आप सेकंड वाली इक्वेशन के जो भी कांस्टेंट होगा उसको माइनस करवाते हो फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट के साथ, और रूट के अंदर अंडर रूट लेते हो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं द सेकंड डिग्री ऑफ अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hx5 प्लस का 2gx प्लस का 2f5 प्लस का c इक्वल टू 0 represent a circle if a is equal to b या if a is not equal to b and h is not equal to 0। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या कहा है, सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, जिस होमोजीनियस इक्वेशन की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hx5 प्लस का 2f5 प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछना ये चाह रहा है कि भाई ये अगर रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को, तो बताइए इन चारों में से कौन सी कंडीशन हमारे पास वेरीफाई हो रही होगी। भाई एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। एग्जामिनर ने देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन आपको इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2f5 प्लस का 2gx और प्लस का c इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास आगे की जो इक्वेशन आ रही है सिंपल तरीके सर्कल की इक्वेशन आ रही है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि बताओ अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन वेरीफाई होगी, कौन सी कंडीशन सही होगी, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन रही होगी। जाहिर सी बात है, देखो अगर ए और बी, मुझे मालूम है सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, ए और बी का बराबर होना, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही कट जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर ये इक्वेशन सर्कल की है तो मुझे बात मालूम है कि यार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सर्कल की इक्वेशन की कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के अंदर ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी और डी खाली बचने हैं। अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, खुद सोचो। सर्कल की इक्वेशन के अंदर क्या 2hxy एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो h वाली वैल्यू का 0 होना कंपलसरी है। यानी कि सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल की इक्वेशन को, तो भाई ए और बी का बराबर होना, ए और बी का बराबर होना और h का 0 होना, उस सूरत में इक्वेशन सर्कल की बनेगी। क्योंकि खुद देखो अगर ए और बी बराबर होंगे तो इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और h की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो पूरी टर्म कट गई, तो सिंपल क्या बचेगा, प्लस का 2gx प्लस का 2f5 प्लस का c, जो कि डायरेक्टली हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है। तो भाई ये किस सूरत में पॉसिबल है, ये इस सूरत में पॉसिबल है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हो और h की वैल्यू बराबर हो 0 के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ वेरी लॉजिकल एमसीक्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल के अंदर ये सबको सबका बाप है ये एमसीक्यूज, अगर आप पॉइंट को समझना चाहते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू
एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है, कहता है अ पॉइंट वेयर लेटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला मीट्स विद इट एक्स एक्सिस विद इट्स एक्सिस, कहता है वो पॉइंट जहां पे एक, अच्छा भाई, तो ये एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहे हैं, देखो ये एमसीक्यूज नंबर 16 जो है ये हमसे कह रहे हैं अ पॉइंट वेयर अ लेटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला मीट विद एक्सिस इज डैश। मेरे प्यारे शागिर्दों, वो पर्टिकुलर पॉइंट अ पॉइंट वेयर अ लेटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला मीट विद इट एक्सिस, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपके पास लेट सपोज ये पैराबोला है, तो पैराबोला का लेटिस रेक्टम क्या होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे एक ऐसी लाइन जो फोकस से निकले और एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और पैराबोला के दोनों पॉइंट्स को टच करे, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटिस रेक्टम कहते हैं। सो अ पॉइंट वेयर अ लेटिस रेक्टम फॉर पैराबोला मीट विद इट एक्सिस इज कॉल्ड डैश। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो किस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही होती है, फोकस के पॉइंट के ऊपर मीट करती है, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे लेटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला मीट करे अपने एक्सिस को, कैसा पॉइंट होगा, फोकस का होगा। फाइल आपके मॉडल पेपर में इससे मिलता जुलता एक एमसीक्यूज था, वो एमसीक्यूज ये था द पॉइंट वेयर अ पैराबोला मीट विद इट एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। याद रखिएगा, अगर पैराबोला अपने किसी पॉइंट के ऊपर मीट करता है, वो पॉइंट कौन सा होता है, वर्टेक्स का होता है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, अ पॉइंट वेयर अ लेटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला मीट विद इट एक्सिस। देखो लेटिस रेक्टम कौन सी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन फोकस से निकलती है और पैराबोला के दो पॉइंट्स को टच करती है। तो जाहिर सी बात है, ये जो लाइन है ये एक्सेस के ऊपर कहां टच कर रही है, फोकस के ऊपर ही टच कर रही है, तो फोकस मेरा पर्टिकुलर आंसर होगा। वाइल अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि वो पॉइंट वेयर अ पैराबोला वेयर मीट इट्स एक्सिस, अ पॉइंट विद द पैराबोला मीट विद इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्लियर है भैया, ये दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहता है कि भैया द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, देखो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स का फॉर्मूला होता है 2c के बराबर। सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लोगे, आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है, एलिप्स की एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। तो भाई सिंपल तरीके से आपको मालूम है, यहाँ पे इसको कंपेयर करवाओगे इसका ओरिजिनल इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास किसके, 4 के, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई किसके, 1 के। अब आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो मेरा बेटा, सिंपल तरीके से अब आप सी की वैल्यू पहले निकाल लो। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, सी निकालने के लिए फॉर्मुला यूज करोगे। बाय द वे ये जो आपके पास इलिप्स गिवन है, इस पर्टिकुलर इलिप्स के अंदर हमारे पास जो मेजर एक्सिस आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है, एक्स का आ रहा है, क्योंकि एक्स के नीचे हमारे पास कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू मौजूद है। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर क्या करेंगे, सिंपल तरीके से फॉर्मुला यूटिलाइज करेंगे। कैसा फॉर्मुला यूटिलाइज करेंगे भैया, सी निकालने के लिए जो फॉर्मुला होता है। अब सी निकालने के लिए फॉर्मुले को अगर आपने निकालने के लिए सिंपल हम फॉर्मुला यूज करेंगे, क्या फॉर्मुला होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है प्लस का सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 के बराबर। तो हमारे पास सिंपल तरीके से सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट 3 के बराबर। तो अगर आपको 2c की वैल्यू निकालनी है, 2c क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से 2c क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। तो 2c क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। तो 2 अंडर रूट 3 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आया, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है कि भाई अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन हो 1.5 के, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक इज 1.5 देन इट इज कॉल्ड डैश। मेरे प्यारे शागिर्दों, भाई बता चुका हूं, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की 1 होती है, इलिप्स की 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी होती है। तो हाइपरबोला वाहिद एक ऑप्शन बचता है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आई क्रॉस प्रोडक्ट जे, देखो आई जे के, अगर मुझे आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा के। और जे डॉट के का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिंपल आई के। तो के डॉट आई डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये सिमिलर यूनिट प्रोडक्ट्स का सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आंसर क्या आ गया, सिंपल 0 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कहता है कि भैया अ यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ ए, आपको वेक्टर गिवन है, उसको डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, कोई मसले की बात नहीं, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भैया ये क्वेश्चन। आपको वेक्टर गिवन है 1 कॉमा नेगेटिव 1 कॉमा 1, कहा जा रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालो। बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर का डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, सही है ना भाई। अगर ओरिजिनल वेक्टर आपका ये आ रहा है आई माइनस का जे प्लस का के, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर फिर जे कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि जे कंपोनेंट नेगेटिव का 1 है तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही होगा, के कंपोनेंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई माइनस का जे प्लस का के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लीजिए। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज आई 1 कॉमा नेगेटिव 1 कॉमा 1। तो मेरे प्यारे शागिर्दों,
हमें ये बात मालूम है कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से कैसे आंसर निकाला जाएगा, बहुत बेसिक तरीके कार है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ओरिजिनल वेक्टर आपको गिवन है आई माइनस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीके से कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो आई यानी कि वन आई का मतलब क्या, वन का स्क्वायर, माइनस के वन का मतलब क्या, नेगेटिव का जे है। तो भाई सिंपल नेगेटिव का वन का स्क्वायर प्लस का वन ही होगा, फिर प्लस के वन का स्क्वायर वन ही होगा। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, आई प्लस आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री। इस तरीके से फाइनली हमारे 20 के 20 एमसीक्यू सॉल्व हो गए डीजे साइंस कॉलेज के। याद रखिएगा डीजे साइंस कॉलेज का पेपर टफ पेपर होता है, 90% टीचर इस पेपर को सॉल्व भी नहीं करवाते हैं, बट ये पेपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप सारी चीजों की तैयारी करो, अगर आप 100 मार्क्स को टारगेट करते हो तो ऑब्वियसली आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। अगर आप अपने पेपर में 100 नंबर टारगेट करते हो, देखो कितने मजे के एमसीक्यूज थे, तो उसके लिए फिर ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि भी आपके 90 प्लस नंबर है, 95 प्लस नंबर है, एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करो, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई लाजमी तौर पे अपने दोस्तों से पेपर शेयर करिएगा, उनसे पूछिएगा कि उन्हें ये एमसीक्यूज आते हैं, अगर नहीं आते तो उन्हें लाजमी तौर पे बताइएगा, उनसे वीडियो का लिंक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के अपने कोचिंग के ग्रुप में लाजमी इस पेपर को शेयर करिएगा। क्योंकि अक्सर टीचर डीजे कॉलेज के पेपर का नाम सुनते हैं उस कॉलेज के पेपर को फाड़ देते हैं, क्योंकि वो सॉल्व नहीं करवाना चाह रहे होते। बाय द वे यहाँ पे आज की क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।